हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वित्त मंत्रालय तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। तो यह मिनिस्ट्री टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट, सेंट्रल और स्टेट फाइनेंसेस तथा यूनियन बजट से संबंधित कार्यों को देखता है। और इस मंत्रालय के अंतर्गत 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो चलिए इन्हीं से संबंधित स्कीम्स के बारे में डिस्कस करना है हमें। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से। तो यह योजना अपने बहुत से घटकों के साथ कार्य कर रही है। चलिए उन घटकों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला है कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। इसमें केंद्रीय या राज्य सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में कार्य करने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मी जैसे सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी, टेक्नीशियंस, डॉक्टर और विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने या कोविड-19 से संक्रमित होने पर 90 दिनों के लिए 50 लाख रुपए के बीमा कवर की व्यवस्था की गई है। तो अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दूसरा घटक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इस योजना के अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें जो वर्तमान में 5 किलोग्राम गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति प्राप्त हो रहा है, उसके अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त में प्रदान किए जाएंगे और प्रति परिवार 1 किलोग्राम दाल मुफ्त में दी जाएगी। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री किसान योजना। तो इस योजना की डिटेल्स हम पहले ही एग्रीकल्चर सेक्टर के करंट अफेयर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब पीएम गरीब कल्याण योजना का अगला घटक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नकद राशि का हस्तांतरण। इसके तहत 1 अप्रैल 2020 से प्रतिदिन के हिसाब से दी जाने वाली मनरेगा की मजदूरी को 20 रुपये बढ़ा दिया गया है। मतलब मनरेगा में अब राशि 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन दी जाएगी। और इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों को 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सुभेद्य वरिष्ठ नागरिक, विधवा और दिव्यांगजनों को 1000 रुपये की राशि प्रतिमाह प्राप्त होगी। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कुछ अन्य पैकेज इस प्रकार हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि के तहत पंजीकृत कर्मचारी कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 75% की राशि या फिर 3 महीने के पारिश्रमिक की राशि, इन दोनों में जो भी कम हो वह विड्रॉ कर सकते हैं। अब अगला घटक आता है भवन और अन्य निर्माण श्रमिक जो कल्याण कोष या उपकर निधि के तहत पंजीकृत हैं, उनके खाते में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का अगला और लास्ट घटक आता है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो इस योजना के तहत जिला खनिज कोष में उपलब्ध धनराशि को कोविड-19 से संबंधित कार्यों में लगाया जाएगा। तो ये थी गरीब कल्याण योजना की सारी बातें। अब इस मिनिस्ट्री का अगला टॉपिक है नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये पेंशन सह निवेश योजना है। इसे केंद्र सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2004 को शुरू किया गया था और योजना का नियमन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। और नेशनल पेंशन स्कीम को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पहला सरकारी क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र। और निजी क्षेत्र के अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं, कॉरपोरेट तथा सभी भारतीय नागरिक। इसमें ओवरसीज सिटीजनशिप धारण करने वाले व्यक्ति भी शामिल होते हैं और 18 से 60 वर्ष के कोई भी निवासी या गैर निवासी भारतीय नागरिक एनपीएस से जुड़ सकता है। यह एक स्वैच्छिक योजना है। इसमें सब्सक्राइबर किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी समय अंशदान कर सकता है और अंशदान की राशि भी बदल सकता है। चलिए तो इस स्कीम के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। तो यहाँ मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस योजना को अप्रैल 2015 में प्रारंभ किया गया, जिसकी नोडल एजेंसी वित्त मंत्रालय है। और यह स्कीम माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से निचले वर्ग, छोटे विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, फसल और सब्जी विक्रेताओं, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटरों, खाद्य सेवा इकाइयों,
मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, कारीगरों और खाद्य उत्पादकों को आय सृजित करने के अवसर प्रदान करती है। और इसके तहत ही यह गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। और यह ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरबीआई, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसीज के द्वारा दिया जाता है। और ये संस्थाएं 3 तरह के लोन प्रोवाइड करती हैं, जिसमें पहला है शिशु ऋण जो 50,000 तक का होता है। फिर आता है किशोर ऋण जो 50,001 से लेके 5 लाख रुपए तक का होता है। उसके बाद तरुण ऋण जो 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का होता है। और सूक्ष्म और लघु उद्योगों को यह जो लोन प्रोवाइड होता है, यह मुद्रा योजना के तहत डायरेक्ट नहीं दिया जाता, बल्कि मुद्रा योजना के तहत माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को विकसित किया जाता है। उन्हें फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है ताकि वे इन सूक्ष्म उद्योगों को लोन दे सकें। और अब इसे कंपनी एक्ट 2013 के तहत मार्च 2015 में एक कंपनी के रूप में तथा अप्रैल 2015 में आरबीआई के साथ एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के रूप में पंजीकृत भी किया गया है। तो ये थी मुद्रा योजना। अब अगला टॉपिक है अटल पेंशन योजना। यह योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फिर असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए है, जिसे बजट 2015-16 में प्रारंभ किया गया। और इसका क्रियान्वयन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक के लोगों को 1,000 से लेकर 5,000 तक की पेंशन उनके द्वारा दिए गए योगदान के अनुसार प्रदान की जाती है। और इसमें सरकार कुल योगदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो वह पात्र ग्राहक को प्रदान करती है। और पात्रता के लिए ग्राहक 18 से 40 वर्ष की उम्र का होना चाहिए और उसका एक सेविंग अकाउंट डाकघर या बैंकों में होना चाहिए। तो अब इस योजना के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति पात्र होते हैं, जिन्हें प्रति वर्ष प्रति सदस्य 12 रुपये का प्रीमियम देना होता है। और दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी विकलांगता आने पर 2 लाख रुपए का जोखिम कवरेज दिया जाता है और 1 लाख रुपए आंशिक विकलांगता के लिए कवरेज दिया जाता है। और इस योजना का क्रियान्वयन पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी या अन्य इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये थी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करती है। और इसके लिए प्रीमियम की राशि 330 रुपये प्रति वर्ष अदा करनी होती है। और योजना का क्रियान्वयन LIC तथा अन्य भारतीय जीवन बीमा कंपनियां कर रही हैं। यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और 55 वर्ष की आयु तक ही इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो यह भी एक पेंशन स्कीम है। इसे 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। हाल ही में इसकी अवधि 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए 7.44% की ब्याज के साथ रिटर्न की गारंटी दी जाती है। और मासिक, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली बेस पर पेंशन के विकल्प भी चुने जा सकते हैं। और योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 15 लाख रुपए की अधिकतम राशि को इन्वेस्ट कर सकता है और उस पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। इस योजना का क्रियान्वयन LIC के द्वारा किया जा रहा है और इसमें 3 पॉलिसी वर्ष के बाद क्रय मूल्य का अधिकतम 75% लोन के रूप में लिया जा सकता है। इस योजना में स्वयं या पति या पत्नी के किसी भी बीमारी से संबंधित उपचार के लिए समय से पूर्व निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये सारी बातें थी वय वंदना योजना की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। इस योजना को वित्तीय समावेशन के लिए लाया गया था, जिसमें 10 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति बैंक में अपने सेविंग अकाउंट खोल सकता है और खाते में न्यूनतम राशि रखने की भी अनिवार्यता नहीं होगी इसमें। साथ ही योजना लाभार्थी को 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा भी उपलब्ध कराती है। इसमें 18 से 65 वर्ष के व्यक्तियों को 2,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा होती है। और यदि आपका अकाउंट 6 महीने तक सुचारू रूप से चालू रहता है तो उसमें 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान हो जाती है। और अब 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए जनधन खातों में रुपए कार्ड धारकों को
दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो ये सारे डिटेल्स थे इस स्कीम के। अब इसके बाद बात करते हैं स्टैंड अप स्कीम की। तो इसके अंतर्गत SC ST या महिला उद्यमियों को जो ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का लोन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। और ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या व्यापार क्षेत्र, इन तीनों में किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये थी बातें स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। तो यह स्कीम इसलिए लाई गई है क्योंकि सोना आभूषण के रूप में भी यूज़ होता है और उसके रेट हमेशा बढ़ते हैं। इसीलिए आम व्यक्ति गोल्ड का संग्रहण करने लगता है और इसी गोल्ड की मात्रा को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसी समस्या के समाधान के लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसके तहत RBI विभिन्न कॉमर्शियल बैंकों तथा डाकघरों के माध्यम से स्वर्ण बॉन्ड जारी करता है और यह बॉन्ड गोल्ड के वजन के अनुरूप होते हैं और इन बॉन्ड की कीमतों का उतार चढ़ाव गोल्ड में होने वाले प्राइस चेंजेस के रूप में ही होता है। और यदि किसी व्यक्ति को इन बॉन्ड्स को दोबारा बेचना है तो वे कॉमर्शियल बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेबी तथा डाकघर और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इन बॉन्ड्स का विक्रय भी कर सकता है। और यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलोग्राम तथा किसी भी ट्रस्ट के लिए 20 किलोग्राम की बॉन्ड की सीमा निर्धारित की गई है। और बॉन्ड के मैच्योर होने का पीरियड न्यूनतम 5 से 7 वर्ष होता है। मतलब 5 से 7 वर्ष के बाद ही आप अपने बॉन्ड्स को बेच सकेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे बॉन्ड्स को लोन के लिए हम कोलेटरल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में। और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी स्कीम्स भी कवर होती हैं। अब अगली मिनिस्ट्री की बात करते हैं, जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इस मिनिस्ट्री को 1947 में बनाया गया था और इसके अंतर्गत आने वाली कुछ एजेंसीज हैं: एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम एपेडे के नाम से जानते हैं, फिर मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और लास्ट है फोरम ऑफ इंडियन फूड इम्पोर्टर्स। अब इन सब एजेंसीज को जानने के बाद ये जान लेते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो फूड प्रोसेसिंग में हम किसी भी खाद्य पदार्थ को इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर या किसी अन्य माध्यम से उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं ताकि वह खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और उसका व्यापक पैमाने पर उपयोग भी किया जा सके। अब फूड प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें आलू के माध्यम से चिप्स बनाना, गेहूं को प्रोसेस करके ब्रेड बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। चलिए अब ये बातें जानने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो 2016 से 2020 के लिए लाई गई थी। पहले इसका नाम संपदा योजना था, जिसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। और अब PM किसान संपदा के रूप में इस योजना में कृषि स्थल या फार्म गेट से लेकर रिटेल आउटलेट या खुदरा बिक्री केंद्र तक की प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन किया जाता है। मतलब यह योजना फसल उत्पादन के खेतों से लेकर जिस इंडस्ट्री में वह फसल प्रोसेस होने के लिए जा रही है, तो उस इंडस्ट्री के बाद भी जो प्रोडक्ट निकलता है उसको विक्री केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी अवसंरचना का विकास इस योजना के द्वारा किया जाता है। और इन कार्यों के लिए यह एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी योजनाएं आती हैं। तो वे योजनाएं हैं मेगा फूड पार्क, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन या विकास, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बुनियादी सुविधा, बैकवर्ड तथा फॉरवर्ड लिंकेज का सृजन और मानव संसाधन तथा संस्थान। तो इन सभी योजनाओं से मिलकर बनती है किसान संपदा योजना। चलिए तो इसके बाद बात करते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। तो यह एक क्लस्टर अप्रोच पर आधारित स्कीम है, जिसमें उत्पादों को खेत से प्रसंस्करण उद्योगों और फिर उपभोक्ता बाजारों से सीधा संपर्क करवाने के लिए अवसंरचना प्रोवाइड की जाती है।
और मेगा फूड पार्क में एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के लिए न्यूनतम भूमि 50 एकड़ और कार्यान्वयन की अवधि 30 माह तक होती है और योजना का क्रियान्वयन स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा किया जाता है। अब मेगा फूड पार्क के बाद अगला टॉपिक है ऑपरेशन ग्रीन्स। इसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में शुरू किया गया, जिसके तहत टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन एंड पोटैटो, टमाटर, आलू और प्याज की जो कीमतें हैं उसमें जो उतार चढ़ाव होता रहता है उसमें स्थिरता लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। और ऑपरेशन ग्रीन की 2 रणनीतियां हैं। पहला है अल्पावधिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय, जिसकी नोडल एजेंसी नाफेड है, जिसमें टॉप फसलों का उत्पादन से भंडारण तक परिवहन तथा स्टोरेज के लिए उचित भंडारण सुविधाओं को किराए से प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार इनमें 50% की सब्सिडी प्रदान करती है। फिर अगली रणनीति आती है दीर्घकालीन एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना, जिसके अंतर्गत आते हैं एफपीओस और उनके संघ की क्षमता का निर्माण, गुणवत्ता उत्पादन, फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण सुविधाएं, एग्री लॉजिस्टिक्स, विपणन या उपभोग बिंदु और टॉप की फसलों की मांग तथा आपूर्ति प्रबंधन के लिए ई प्लेटफॉर्म का निर्माण तथा उसका मैनेजमेंट। और इसी परियोजना में मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और यह पोर्टल टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करने के साथ साथ इन फसलों के क्षेत्र, उपज, उत्पादन, फसल कैलेंडर और फसल कृषि विज्ञान आदि को भी प्रसारित करता है, जिसके माध्यम से फसलों की कीमतों में स्थिरीकरण बनाए रखने में सहायता होती है। तो ये सारी डिटेल्स थे ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। अब अगला टॉपिक है निवेश बंधु। तो निवेश बंधु एक निवेशक सुविधा पोर्टल है। मतलब यह पोर्टल इन्वेस्टर्स को सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अनुकूल नीतियां हैं, कृषि उत्पाद संकुल हैं, अवसंरचना और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक हैं, तो इन संभावित क्षेत्रों के बारे में सूचना प्रदान की जाती है इस पोर्टल में, ताकि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने में आसानी हो। तो ये था निवेश बंधु पोर्टल और यहीं पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की भी सारी स्कीम्स कवर होती हैं। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में। और लेक्चर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप इस चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।